सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, जो कि रोज दोपहर भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे आपके सामने मैं लेके आता हूं। इस एपिसोड के अंदर, इस शो के अंदर हम आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में और कम वक्त में विद प्रूफ देते हैं, ताकि आपका कीमती वक्त बचे। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे खास खबर यह है कि तुर्की ने अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ा लिया है। तुर्की काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है और तुर्की ने नया हथियार बना लिया है। जी हाँ, और तुर्की का ये हथियार अब अमेरिका और इजराइल के लिए एक टेंशन की वजह बन सकती है। खासकर यहाँ बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि तुर्की मजबूत हो, और ऐसे इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जो नहीं चाहते कि तुर्की मजबूत हो। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब काम ये कर लिया है तुर्की ने कि नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है बना लिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो पूरा तुर्की की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, नेशनल डिफेंस सिस्टम है तुर्की का, और ये इतना बेहतरीन है कि इसको सीधा सीधा तुर्क आर्मी ने एडमिट कर लिया है, यानी भर्ती कर लिया है, और तैनाती भी इसकी जल्द होने वाली है। दोस्तों, ऐसा अब लग रहा है कि तुर्की नए नए हथियारों की फील्ड में आगे बढ़ रहा है और रशिया के नक्शे कदम पर चल रहा है। हालांकि S-400 पहले से ही तुर्की के पास है, लेकिन तुर्की ने खुद अपने मुल्क में ही नया डिफेंस सिस्टम बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस डिफेंस सिस्टम का नाम है हिसार O+। यहाँ हिसार जो है वो उर्दू का एक वर्ड है, आपके माता पिता जानते होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे हिसार का क्या मतलब होता है। इसके अलावा इसका नाम है हिसार O+। जी हाँ, इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ, साथ में आपको विजुअल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर विजुअल। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दूं कि इसकी जो रेंज है 25 से 26 किलोमीटर है, यानी कोई भी हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हथियार, मिसाइल, रॉकेट कितनी भी स्पीड से तुर्की की तरफ आ रहा हो, ये 25 किलोमीटर दूर ही उसको तबाह कर सकता है। इससे बड़ी बात यह है जो इसकी ताकत है कि ये एक साथ 9 टारगेट को लॉक कर सकता है। यानी अगर तुर्की पर 9 जगह से, अलग अलग जगह से अटैक हो रहे हों, तो ये तुरंत एक साथ 9 हमलों को रोक सकता है, और फिर रिलोड होने के बाद फिर एक साथ 9 हमलों को रोकने के लिए तैयार हो सकता है। काफ़ी स्पीड से काम करने वाला ये सिस्टम है, और इसकी सबसे खासियत ये है कि 360 डिग्री पर काम करता है। यानी बीच में इसको जहां तैनात करेंगे, ये अपने चारों तरफ नज़र रखकर, अपने 25 किलोमीटर की रेंज पर पूरी नज़र रखते हुए चारों तरफ 360 डिग्री पर हमला कर सकता है। टेस्ट में इसने काफ़ी ऊंचाई वाले हमले को रोका और काफ़ी ताकत दिखाई। तुर्की का कहना यह है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। यानी तुर्क के साइंटिस्ट लोगों का ये मानना ही नहीं है, ये वो खुद नहीं मानते थे कि हम जो ये चीज़ बना रहे हैं वो सच में इतनी कामयाबी से काम करेगी। दोस्तों, तुर्की की ये बड़ी कामयाबी है और तुर्की के दुश्मनों के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों, तुर्की की बात आई है तो आगे बढ़ते हुए तुर्की के बारे में एक नया अपडेट आपको देता चलूं कि तुर्की ने ऐलान किया है कि पहली बार तुर्की और आर्मीनिया मुलाकात करने वाले हैं रशिया के राजधानी मॉस्को में, और मॉस्को इसको लीड करेगा, यानी रशिया इसको लीड करेगा। जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आर्मीनिया और तुर्की की ये पहली मुलाकात काफ़ी बेहतरीन हो सकती है, और आर्मीनिया और तुर्की के बीच हालात नॉर्मल हो सकते हैं। आपको याद दिलाता चलूँ कि आर्मीनिया की जो हार हुई थी अजरबैजान के साथ, उसमें सबसे बड़ा रोल तुर्की का था। तुर्की और अजरबैजान एक साथ खड़े थे और आर्मीनिया की ईंट से ईंट बजा दी थी। उसके बाद ये जो मीटिंग पहली बार होने वाली है तुर्की और आर्मीनिया की, ये काफ़ी ख़ास बताई जा रही है। दोस्तों, अब ले चलूँगा आपको यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन बार बार ये बात कह रहा है कि रशिया उस पर हमला करना चाह रहा है और ख़ुद हमले की तैयारी करके बैठा है। ऐसे में पुतिन ने ये चेतावनी दी है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी जो शर्त हैं, जो हमने शर्तें बना के भेजी हैं, उस पर अमल किया जाए। और वो शर्त ये है कि कोई भी नेटो का देश मदद यूक्रेन की ना करे, कोई भी नेटो देश यूक्रेन को अपने साथ ना मिलाए, यानी नेटो में शामिल यूक्रेन को ना करे, और कोई भी नेटो का देश हथियारों की तैनाती यूक्रेन के लिए यूक्रेन के अंदर ना करे। अगर ऐसा होता है तो रशिया एक्शन लेगा। ये खुली धमकी पुतिन ने दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर से बौखलाहट
पैदा हो गई है और ये बात अब सामने आ चुकी है कि अगर यूक्रेन को नाटो से जोड़ा गया या अब नाटो के देशों ने कोई भी कमीनापन किया तो इस बात को बर्दाश्त पुतिन नहीं करेंगे। अब दोस्तों नाटो को ही एक तरह से धमकी थी रूस की तरफ से, तो आप जान लीजिए कि रशिया का दबदबा क्या है। अब नाटो एक संस्था है, एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे देश हैं। उन सभी देशों के संगठन को नाटो कहा जाता है। बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बंद कर रखी है बच्चों तुमने, तो हम तुम्हारी थोड़ी जानकारी बढ़ा देते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, इसीलिए कहता हूं माता पिता से कि अपने बच्चों से कहिए कि रजाग्राफी देखें, दिमाग भी खुलेगा और थोड़ा जानकारी भी हासिल होगी। बता दें कि नाटो में 30 कंट्रीज हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइलैंड, इटली, लिथुआनिया, लाटविया, लैक्सी, मोंगरोंग, मोंटेग्रो, नेदरलैंड, नॉर्थ मैक्सिडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूके, यूएस। कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, इसके लिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इन नाटो के देशों को चेतावनी है रशिया की तरफ से, भाई अपने देश में शामिल मत करना, अपने साथ इस यूक्रेन को शामिल मत करना। दूसरी बात आपको बता दूं कि इन्हीं नाटो के देशों ने रिक्वेस्ट की है, प्रपोजल रखा है रशिया के सामने कि हम 12 जनवरी को आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। रशिया का यह है दबदबा। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा नेपाल। नेपाल ने अब चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर दी है। नेपाल ने पहले भी चीन की कंपनीज पर पाबंदी लगाई और पूरी तरह से चीन का विरोध किया। अब आपको बता दूं कि एक अमेरिकी कंपनी है, उसको सपोर्ट करते हुए चीन की दूसरी कंपनियों को रिजेक्ट कर रहा है नेपाल। आसान कर देता हूं, परेशान मत होइए। एक ऐसी कंपनी दोनों देशों की, चीन की भी एक ऐसी कंपनी जो नेपाल में विकास के काम के लिए बताई गई कि भाई आपके देश में ये कंपनी विकास का काम करेगी, और ऐसे ही अमेरिका की एक कंपनी जिसके लिए कहा गया कि ये नेपाल के विकास का काम करेगी। तो नेपाल के राष्ट्रपति ने चीन पर भरोसा ना करते हुए अमेरिका की कंपनी पर भरोसा किया है, और उस अमेरिका की कंपनी का नाम है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। जी हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी डॉलर्स में नेपाल को दिया जाएगा और नेपाल की मदद की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कितना, 50 करोड़ डॉलर नेपाल को अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे अगर अमेरिकी कंपनी नेपाल में काम करती है। अब इसकी तैयारी नेपाल कर चुका है और चीन को झटका दे चुका है, चीन की कंपनी को रिजेक्ट कर चुका है। अब नेपाल और चीन के बीच में हालात बिगड़ने वाले हैं। इसी तरह से आपको बता दूं कि चीन के खिलाफ अब कनाडा ने खुलकर बोला है। कनाडा ने बोला है कि पश्चिमी देशों को आपस में लड़वा रहा है चीन, और चीन लड़वा कर माहौल देश का खराब कर रहा है। इसका जवाब सबको मिलकर देना पड़ेगा, और लड़ाई करवा के देशों के अंदर बवाल खड़ा करके अपनी मार्केट को मजबूत कर रहा है चीन। उन्होंने कहा कि वीगर मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। हांगकांग में यह हम हरकतें देख चुके हैं। चीन लगातार अपनी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। अब हमें समझ लेना चाहिए कि चीन यही है और चीन का असली घटिया चेहरा यही है। दोस्तों कनाडा के इस बयान के बाद चीन का बौखलाना तय है। दोस्तों तालिबान ले चलता हूं आपको। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान जारी हो गया है। इस फरमान पर भी अब लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं और यह फरमान भी बहुत ज़्यादा अटपटा माना जा रहा है। फरमान यह है कि अब महिलाएं ही ज़्यादातर निशाने पर हैं। तालिबान के राज में महिलाओं पर एक नया पाबंदी लगा दिया गया है। तालिबान ने ऐलान किया है कि महिलाएं घर से अकेले 70 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती। पता नहीं ये कौन सी किताब से और किस वजह से ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसा फरमान सुनाया है कि 70 किलोमीटर दूर बिना मर्द के नहीं जा सकेंगी महिलाएं, जिसका अब जमकर विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि 700 से ज़्यादा पत्रकार जो हैं जॉबलेस हो चुके हैं। आम जनता सड़क पर भूखी पड़ी है। इसके अलावा बता दूं कि रोज़गार नहीं है, और अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाएं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। न वो नौकरी कर सकती है, न शिक्षा हासिल कर सकती हैं। महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तालिबान महिलाओं पर ही पाबंदियां लगा रहा है।
इसी के साथ तालिबान ने कतर और तुर्की को झटका देते हुए नया बयान जारी किया है और तालिबान ने कहा है कि देश के अंदर जो हमारे हवाई अड्डे हैं उनको चलाने के लिए हमारी कोई बात कतर और तुर्की से नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि कतर और तुर्की को एक बड़ा झटका है, क्योंकि कह दिया है तालिबान ने कि भाई हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, हम किसी बात से सहमत नहीं हुए, भी सहमति नहीं बनी है। बातचीत बहरहाल जारी है। दोस्तों, पंजशीर में रहने वाले एक बेगुनाह लड़का जिसका नाम मोहम्मद आगा बताया गया, उसको तालिबान के लड़ाकों के द्वारा मार दिया गया और वहां के लोगों का कहना है कि बिना मतलब मारा, बिना वजह उसको मार दिया, जिसके बाद आम लोग सड़क पर उतर के तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो देखिए। दोस्तों, अब मैं आपको शैतान की तरफ ले चलूंगा, यानी बिल्कुल सही समझा, इजराइल की तरफ। इजराइल हमेशा से, देखिए, इजराइल कोई मुल्क नहीं है। इजराइल ने भीख में फिलिस्तीन से मांगी जगह कि भाई साहब हमें बचने और रहने के लिए अपने देश में जगह दे दीजिए। फिलिस्तीन के लोगों का दिल बड़ा था, उन्होंने जगह दी और ऐसी जगह दी कि उन्होंने धीरे 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 पूरा कब्जा कर लिया, देश बना लिया। और इजराइल की मदद करने के लिए सबसे आगे अमेरिका रहा। हालात ऐसे हो गए कि इजराइल एक कब्जे वाला मुल्क बन गया और आस पड़ोस में अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, उनको बसाने के लिए उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। ऐसे में उसने सीरिया के इलाके गोलान हाइट पर 40 साल पहले अटैक किया और उसके गोलान हाइट इलाके पर कब्जा कर लिया। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अभी भी गोलान हाइट सीरिया का हिस्सा है, लेकिन अब जो नई सरकार आई है उसका कमीनापन यह है कि उसने बजट पास कर दिया है उस गोलान हाइट जो इजराइल के कब्जे में है, सीरिया का इलाका, उसमें नए घर बसाने के लिए पैसा फंड मंजूर कर दिया है। 31.7 करोड़ डॉलर का पैसा पास कर दिया है कि इजराइल के लोगों को, यहूदियों को सीरिया के गोलान हाइट में बसाया जा सके। यह है इजराइल की गंदी, घटिया, गलीज सच्चाई। दोस्तों, इजराइल को पसंद करने वाले, इजराइल को जय जय करने वाले, इजराइल का पेशाब पीने वाले वही लोग हैं जो भारत में मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। 7,300 घर बनाए जाएंगे और इजराइल 23,000 नए यहूदियों को वहां बसाएगा। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री पे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पाबंदी ईरान की तरह लगाई हुई है और उस कंट्री को दुनिया ने एक तरफ फेंक दिया। उस लाचार, बेबस कंट्री की मदद करने के लिए हमेशा ईरान खड़ा रहा। डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, मेडिकल हेल्प ईरान पहुंचाता रहा समुद्री रास्ते से। ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई गई, कई बार जहाज़ों को जब्त किया गया अमेरिका के द्वारा, लेकिन ईरान ने मदद करना नहीं छोड़ा। ऐसे में अब नया बयान आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने कहा है कि बहुत जल्द मैं ईरान जाऊंगा और ईरान का धन्यवाद अदा करूंगा। ईरान के साथ हम अपने रिश्ते और बेहतरीन और मजबूत करेंगे। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि हौथीज़ ने, यमन के हौथीज़ ने सऊदी अरब के इलाके पर हमला किया जिसमें 2 अरब के नागरिक मारे गए हैं। सऊदी अरब ने ऑफिशियली अब इल्ज़ाम लगाया है। हौथीज़ अलग हैं और हिजबुल्लाह अलग हैं, लेकिन इल्ज़ाम जो है हिजबुल्लाह पर लगा दिया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब का कहना यह है कि हौथीज़ को ट्रेनिंग देने वाला हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह की वजह से कामयाबी से अटैक कर पा रहे हैं।
ये लोग यमन की तरफ से सऊदी अरब पर। लेकिन एक बड़ी बात ये है दोस्तों सोचने की कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। सोचिए, सऊदी अरब एक बड़ी कंट्री है जिसमें अमेरिकी हथियार तैनात हैं, वो सारे फेल हो चुके हैं छोटे मोटे लड़ाकों के हथियारों के आगे। उनके ड्रोन्स वहाँ जाते हैं, एयर स्पेस में घुस जाते हैं और आराम से हमला करके वापस भी आ जाते हैं। इसमें जो सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं उसमें बड़ी हार अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका के हथियार किराए पर तैनात कर रखे हैं सऊदी अरब ने, जो कि यमन और हौतीज़ ने फेल कर रखे हैं। दोस्तों अब मैं ले चलूँगा आपको पाकिस्तान का एक इलाका बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान से अलग होने की बात करता रहता है और पाकिस्तान से आज़ादी मांगता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ वहाँ की सरकार अच्छा व्यवहार नहीं करती है और वहाँ पर जुल्म करती रहती है। जिस तरह से ये कहा जाता है, जिस तरह से बीजेपी यहाँ मुसलमानों पर जुल्म करती है, दलितों पर जुल्म करती है, वैसे ही वहाँ की सरकार और वहाँ की आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म करती है। कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान में शिया समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं दूसरे, वो शिया समुदाय से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, हिकारत से उनको देखते हैं, गलीज़ मानते हैं, गंदा मानते हैं और उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। यह बलूचिस्तान के बारे में कहा जाता है। उस बलूचिस्तान में हुआ ये है, बलूचिस्तान के लोगों को, बलोच लोगों के घरों में आग लगा दी, जिसके बाद 1000 लोग अपने घरों को जलता हुआ देख रहे हैं और चीखते पुकारते नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर लगाता हूँ, ये देखिए, ये जलते हुए घर देखिए। ये बलूचिस्तान के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों के घरों में आग लगा दी है। दोस्तों अब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में आएंगे, पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्टर, पाकिस्तान के सपोर्टर, भाई ऐसी बात नहीं है, तो ये तुम्हारी खाला का घर जल रहा है क्या? हैं? सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखो। अपने मुल्क से शिया सुन्नी पहले ख़त्म करो, फिर दूसरे मुद्दे पे आगे आना। दोस्तों ये थी इंटरनेशनल रिपोर्ट। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।